वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा जो 12/3/2018 को हुई थी, यानी पिछले वर्ष जो हुई थी, उसके पूरे प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आप सभी से पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन थे। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको एक अंदाज़ा लगेगा और आपको एक एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। और इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 19(1) यानी अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ये अधिकार दिया जाता है कि सभी नागरिक जो भारत के हैं वो संघ और संस्थाएं बनाने का उनको अधिकार प्राप्त है 19(1) के अनुसार। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो ओजोन में जो छेद है वो उससे क्या तात्पर्य है। ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता है कि समताप मंडल के अंदर ये पाया जाता है। समताप मंडल के निचले स्तर पर ये ओजोन परत पाई जाती है और उसकी मोटाई जो है वो कम होना ही ओजोन छेद का मतलब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ देखिए आपके सामने, सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 24 अक्टूबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 24 अक्टूबर वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापना की थी और 24 अक्टूबर के दिन हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है। ईस्वी भी याद रखिएगा, 1948। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर आपके सामने दो लिस्ट दी गई है। एक तरफ ये सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, जिसमें इधर है बाघ आरक्षित क्षेत्र और इधर है राज्य, यानी कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है उससे इसको मिलान करना है। और मिलान करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको करना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सी में क्या क्या है देखिए। पहला ए का है 4। ठीक है, ए का 4 यानी जो इंद्रावती है ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद बी के लिए 3 है, तो बी का 3 क्या है, केरल है। और उसके बाद है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल जो है ये कहाँ पर है, ओडिशा में। और जो बांदीपुर है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो डी दे रखा है, तो डी जो है ये कहाँ पर है, बच गया हमारे पास कर्नाटक। तो बांदीपुर कर्नाटक, इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल और सिमलीपाल जो है वो ओडिशा। तो इस तरह से आप इसका मिलान करेंगे। इस तरह के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो मिलान करना है ये बिहार दरोगा के एग्जाम में कई क्वेश्चंस होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को इस तरह के मिलेंगे, ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो विशिष्ट गुरुत्व को मापता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर इसको नापता है। और देखिए कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऑप्शन में आपको हो सकता है एरोमीटर भी देखने को मिले। ठीक है, एरोमीटर, या फिर एक होता है हिंदी में द्रव घनत्व मापी, द्रव घनत्व मापी, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों ही करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची में एक तरफ दिया गया है उद्योग, दूसरी तरफ दी गई है अवस्थी। ठीक है, ये अवस्थिति यानी कहाँ पर वो अवस्थित है। तो यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, रेलवे उपकरण। ठीक है, रेलवे उपकरण जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए रेलवे उपकरण आपको बताना है, रेलवे उपकरण जो है ये है भिलाई में, तो तीसरा इसके लिए हो जाएगा। उसके बाद है मोटर वाहन, तो मोटर वाहन जो है वो कहाँ पर है, मोटर वाहन जो है वो जबलपुर में है। ठीक है, और पोत निर्माण की बात करें तो पोत निर्माण है कोच्चि में। और उसके बाद साइकिल की बात करें तो ये है लुधियाना में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पहला ए का जो है हमने 3 लिखा, 3 किस में है, तो यहाँ पर आपको कूट में देखना होगा कि 3 तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद है बी हमने किया है जबलपुर, तो जबलपुर किस में है, इस वाले में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोच्चि केरल में, कोच्चि जो केरल में है वहाँ पर पोत निर्माण उद्योग है।
और लुधियाना में जो है वो साइकिल है, उसके बाद कई सारे यांत्रिक कारखाने हैं वहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें भिलाई का, तो वहाँ पर रेलवे के कुछ उपकरण हैं, जैसे कि स्विच पॉइंट वगैरह लगते हैं वहाँ पर, वो उपकरण वहाँ पर बनाए जाते हैं। और अगर जबलपुर की बात करें तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल के लिए वो फेमस है जबलपुर, ठीक है, तो इसलिए मोटर वाहन वहाँ पर होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7वां प्रश्न यहाँ पर देखें, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं। तो 7वें प्रश्न का आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौधे जो है वो मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करके प्रोटीन में बदल देते हैं। तो ये याद रखना है, नाइट्रेट को बदल करके क्या कर देते हैं, प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हवा में परागन को क्या कहते हैं। हवा में परागन को क्या कहते हैं, और नीचे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस 8वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वायु परागन। हवा में परागन को क्या कहते हैं, क्योंकि हवा और वायु, इसको याद रखिएगा, वायु परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, युवा, जो कि एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। ये दिल्ली पुलिस के द्वारा युवा कार्यक्रम YUVA ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। 10वां प्रश्न है और इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत में केसर उगाने वाला जो सर्वप्रथम सूची में जो सबसे नंबर 1 पर आता है वो जम्मू कश्मीर आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुतरिया। सुतरिया या फिर आप देखेंगे सतरिया भी कई जगह पर लिखा होता है। सुतरिया हो सकता है इन्होंने ये टर्म लिखा हो, लेकिन एक्चुअली में ये सतरिया आप देखेंगे हर जगह लिखा होता है। तो ये सतरिया जो डांस है, ये कहाँ का फेमस डांस है। ये पूछा है कि कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ के लिए फेमस है, किस राज्य के लिए, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सतरिया जो है यहीं का एक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र पूछा जा रहा है आपसे, और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी, ठीक है। उर्वरक संयंत्र सबसे पहले जो है वो सिंदरी, जो कि कहाँ पर है, ये धनबाद के निकट है, झारखंड में धनबाद के आसपास है ये सिंदरी, और यहीं पर ये उर्वरक संयंत्र भारत का पहला उर्वरक संयंत्र था जिसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। विज्ञान का प्रश्न है, साइंस के क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या मतलब है। यानी समस्थानिक को आप आइसोटोप भी कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो समस्थानिक का जो मतलब है वो क्या है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या जिस तत्व की समान हो उसको समस्थानिक कहते हैं, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और जो राइट आंसर यहाँ पर होगा गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि जो शुरुआत की उनका नाम था गुरु अंगद देव। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो निम्न में जो कथन दिए गए हैं और तर्क दिए गए हैं इनको देखना है। जैसे कथन में दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं, और तर्क दिया गया है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर इस दोनों तर्क और कथन के बाद आपको ऑप्शंस यहाँ से चुनने हैं कि कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं। दूसरे में दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है।
कौन किस पर डिपेंडेंट है उसके हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की पुष्टि करता है। अब आर और ए कौन सा है वो देखिए, आर और ए यहाँ पर क्या है, आर है ये, आर जो है वो ए की पुष्टि करता है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानियों में स्थित है और इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं। ये इसकी पुष्टि करता है कि हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन में जो है वो आर ए की पुष्टि कर रहा है, ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अगर राष्ट्रीय दल बनना चाहता है यानी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहता है तो उसको कितने राज्यों में जरूरी है कि वो वहाँ पर कम से कम उतने राज्यों में वहाँ पर राजनीतिक दल मौजूद होना चाहिए। मिनिमम जो होगा वो 4 राज्य होगा, कम से कम 4 राज्यों में उसको वहाँ पर राजनीतिक दल की मान्यता मिली होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय दल घोषित होगा। इसके अलावा एक दो शर्तें और होती हैं, जैसे कि कोई राजनीतिक पार्टी अगर किसी लेटेस्ट चुनाव में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीट को जीत जाता हो तब भी उसको राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। और एक और शर्त है कि यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैलिड जो वोट हैं उसका 6% मत भी अगर वो प्राप्त कर लेते हैं, 6% मत प्राप्त करने के अतिरिक्त और किसी भी लोकसभा की 4 सीटें जीत लेते हैं तो उनको फिर वो मान्यता मिल जाती है। तो ये 3 कंडीशंस थे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो ये 4 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ था निम्न में से, जैसे कि कृषि ऋण है, खेती की गतिविधियां है, सहकारी उपभोक्ता है या फिर कृषि विपणन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि ऋण के क्षेत्र में नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। नींबू माजगो जो है ये बांध किस नदी पर स्थित है। तो इस 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये जो नींबू बाजगो है ये किस नदी पर है, सिंधु नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इस नाम से एक नींबू बाजगो एक जो है वो परियोजना भी है, आपको याद रखना होगा। नींबू बाजगो एक विद्युत परियोजना भी है यहाँ पर और ये इसी नदी पर है, तो ये आपको याद रखना होगा, विद्युत परियोजना भी। ठीक है, नींबू बाजगो विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो भी आपका आंसर होगा सिंधु। और अगर पूछ दे कि यह बांध किस पर है तो भी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है या क्या अभिप्राय है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 19वें प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, ये इससे तात्पर्य होता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये इसका पूरा टर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। और 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दलित मुक्ति मोर्चा। तो दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना अंबेडकर के द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, बाकी ये समता सैनिक दल है, स्वतंत्र मजदूर संघ है और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है, इन संगठनों या पार्टी की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां प्रश्न है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। जल शोधन यानी जल को जो शुद्ध करते हैं उसका कौन सा तरीका है जो सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं कर पाता है। और यहाँ पर 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निस्पंदन। ठीक है, निस्पंदन करने से, जल का जब हम निस्पंदन करके शुद्ध करेंगे उसे तो वहां पर सूक्ष्म जीव नहीं मरते हैं। बाकी जो है उबालेंगे तो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, क्लोरीनीकरण करेंगे तो भी मर जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से अगर उसको शुद्ध करते हैं तो भी मरते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निस्पंदन। नेक्स्ट यहाँ पर NSDL का पूरा नाम क्या है। आप सभी ने सुना होगा, पैन कार्ड यदि आप बनाते हैं तो NSDL का नाम आपने सुना होगा। ये एक एजेंसी है जो पैन कार्ड का भी निर्माण करती है
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को ये देखती है। तो NSDL जो है इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो इस 22वें प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये एक कंपनी है या एजेंसी आप कहें, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एसिड का नाम दिया गया आपके सामने, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर मैलेइक अम्ल। तो 23वें प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न हस्तियों पर विचार करें। आपके सामने 4 हस्तियों के नाम दिए गए हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देश पांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं? यानी थिएटर से जुड़े हुए लोगों का जो नाम है वो आपको बताना है, और ऑप्शन इस तरह से आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देश पांडे। इन चारों लोगों का जो नाम है ये थिएटर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार द्वीप के अंडमान जिले के अंदर ये स्थित है, और ये इसको जो है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से ये कितना, लगभग 30 किलोमीटर दूर है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 30 किलोमीटर ये दूर है, और इसकी जो स्थापना की गई थी इस राष्ट्रीय उद्यान की 1983 में की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है द्रव्यमान का ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा का जो संरक्षण है ये इसके अंतर्गत ये जो नियम है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, इसके ये विरुद्ध है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान से सवाल को देखना है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती, इसलिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां प्रश्न, विश्व में इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? इतिहास के अंदर, पूरे हिस्ट्री के अंदर पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? और 28वां प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 6 अगस्त 1945। इसके बाद जो दूसरा हुआ था वो 9 अगस्त 1945 को हुआ था। सेम डे, 6 और 9 दोनों एक पर जो है जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया गया था। तो इसको याद रखना होगा आपको, 6 अगस्त 1945 सबसे पहली परमाणु आपदा। ठीक है, उसके बाद है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध आपको बताना है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो होगा कर एवं लेखांकन से संबंधित है। ठीक है, टैक्स से संबंधित है ये हस्तांतरण मूल्य का संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? ट्यूबवेल के द्वारा यानी जो हैंडपंप है, चापाकल है, उसके थ्रू जो सिंचाई की जाती है सर्वाधिक किस राज्य के अंदर की जाती है? तो 30वें प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? यानी गौतम बुद्ध ने जो संवाद दिए उनकी भाषा क्या थी, वो कौन सी भाषा में उन्होंने संवाद दिए थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाली भाषा में उन्होंने जो भी संवाद दिए थे वो पाली भाषा के अंदर दिए थे। अब गौतम बुद्ध के बारे में आपको कुछ चीज़ें जरूर याद होनी चाहिए, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी जो परिनिर्माण, महापरिनिर्माण हुआ वो सब कब हुआ, ये सभी चीज़ें आपको याद रखने होगा। जैसे उनके माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, इन चीज़ों को जरूर देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। क्योंकि दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए यहाँ भी पूछा गया। और विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 32वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1998 में की गई थी। 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और ये जो है WHO के द्वारा ये जो है स्टार्ट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन जो है वो है 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है। कौन ऐसा विभाग है जो रक्षा मंत्रालय का विभाग है। और यहाँ पर अगर एक से अधिक है तो उसके लिए इन्होंने ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल ए और बी, ए बी सी, ए सी डी या फिर केवल ए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए बी सी। ये फर्स्ट के 3 जो हैं ये रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए बी और सी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। जब एग्जाम हुआ उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। 34वां प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन या सेंटर खोला जाएगा। तो ये चेन्नई इसका आंसर होगा। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार सम्मान जरूर देखिए। पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। 35वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के विभाजन को रद्द किया, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, किसके द्वारा रद्द किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ कब था, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। और ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था, इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन इस विभाजन को रद्द करने का जो फेमस हुए थे रद्द करने के लिए, उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। और वो रहे थे लॉर्ड हार्डिंग, ये जो है ये रहे थे 1910 से लेकर के 1916 तक बंगाल के भारत के वायसराय रहे हुए थे। तो इसलिए ये फेमस थे। इन्होंने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए ये फेमस हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो ये भारतीय रॉकेट के द्वारा जो छोड़ा गया विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो यहाँ पर है स्प्राइट्स, इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी। और स्प्राइट को याद रखिएगा, इसको भारतीय रॉकेट के PSLV हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है पिछले 2018 से लेकर 2019 तक जितने भी इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो उसे जरूर देखिएगा। स्प्राइट को जो है वो PSLV के थ्रू छोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत की पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। भारत की पहली बार वार्षिक आय को जो अनुमान लगाया था वो किसने लगाया था। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1876 में ये अनुमान सबसे पहले लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, कहा जाता था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। तो फ्रंटियर गांधी कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो कि राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार करने के लिए और मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44वां संशोधन, ठीक है। 44वां संशोधन जो कि अधिनियम 1978 है, जो कि राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर पुनराविचार करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। और 4 ऑप्शन दिया गया, मांग नहीं थी ये पूछा गया है। तो देखिए, स्त्री शिक्षा ये इसकी मांग थी, विधवा पुनर्विवाह ये इसकी मांग थी, अस्पृश्यता की समाप्ति या अस्पृश्यता का अंत ये भी इसकी मांग थी,
लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये इसकी मांग नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब यहाँ पर प्रार्थना समाज है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखना है। और कब की थी? 1867 ईस्वी में की थी। ये दो चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। और भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभर यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पारादीप बंदरगाह पर सबसे पहला शिपमेंट आया था अमेरिका से कच्चे तेल का। तो याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, यानी इनका क्रम बताना है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं। 43वां प्रश्न है और बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर है 14वें राष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय में ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इसके बाद इसी तरह से आपको प्रधानमंत्री का क्रम भी याद रखना जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का भी क्रम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और बताएं कि सही उत्तर कौन सा है। तो सूची 1 यानी एक तरफ जो है सिंधु स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है वो स्थान दिए गए हैं कि जैसे लोथल है ये कहाँ पर है, तो ये स्थान आपको देख करके बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर बताना है, यहाँ पर देखिए आप सबको पता है कि लोथल जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो लोथल का गुजरात यानी पहला का ऑप्शन जो हो गया वो 4। अब ए का देखिए कि 4 कहाँ पर है, एक तो बी में है और एक किस में है? डी में है। अब अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? आप सबको पता है कि रोपड़ जो है वो पंजाब में है, तो बी का 3 हो गया। बी का 3 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अभी तक हमें 2 ऑप्शंस मिले जा रहे हैं। अब सी से क्लियर हो पाएगा राखीगढ़ी, या फिर आप डी से क्लियर कर सकते हैं कि कालीबंगा की बात जब की जाए तो कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है, तो डी का 1 होना चाहिए। तो डी का 1 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में अब हम देख सकते हैं कि ऑप्शन इसमें हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की, इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत भी नहीं आगे, क्योंकि हमने 3 चीज सही कर ली और हमें ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर वैसे राखीगढ़ी बच गया, तो अब ये हरियाणा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां प्रश्न आपके सामने है। 45वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। और उद्देशिका के बारे में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथन को देखते हुए आपको इनका आंसर बताना है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तर्क से लेकर के सुमेलित करने को लेकर के, तो ये डीप में आपको पढ़ना होगा। पहला जो यहाँ पर तर्क है, ये जो कथन है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उसके बाद दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो अगला है वो क्या कहता है? अगला है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये 3 जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 कथन, अब इसके बाद बताना है कि इसमें से कौन सही है। ठीक है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3, या फिर केवल 2। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 जो है वो सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और जो 3 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 के लिए जो सही है वो कहाँ पर है? केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट, आप सभी को पता है कि पेटेंट जो है एक अधिकार होता है। पेटेंट कब लिया जाता है? कोई डिजाइन हो किसी का, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि मोबाइल फोन का पेटेंट होता है। जैसे कि अगर एप्पल ने अपने मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन किया है या उसका जो लुक है फ़ोन का, तो वो पेटेंटेड होता है। उस पेटेंट को कोई दूसरा फ़ोन चुरा नहीं सकता, कोई दूसरी कंपनी उसे चुरा नहीं सकती। अगर चुराने का प्रयास करती है या कॉपी करती है तो उस पर जुर्माना होगा उसी पेटेंट की वजह से। जैसे कि सैमसंग के ऊपर एक बार किया गया था जुर्माना।
तो ये पेटेंट होता है। तो इस पेटेंट को जब आप समझेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। यहाँ पर है निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, ये पूछा गया है। पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। वह अनंत समय के लिए किया जाता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो 46 में जो ऑप्शन था कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये अनंत समय के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 47वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो अपने स्रोत से डेल्टा तक वो किन किन जगहों से गुजरती है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, चीन से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है और बांग्लादेश से भी गुजरती है। ब्रह्मपुत्र जब शुरू होता है स्रोत से लेकर के डेल्टा तक, वो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 48वां, निम्न में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? अब भारत की बाउंड्री को आपको जरूर याद रखना होगा, स्टेट की बाउंड्री को याद रखना होगा, किससे कौन से राज्य, खास करके क्योंकि ये बिहार दरोगा का एग्जाम है तो आपको बिहार की बाउंड्री से कौन कौन से राज्य सटे हैं वो देखना है, कौन से देश सटे हैं वो देखना है, और भारत के जो सीमा है उससे कौन कौन से देश सटते हैं, कौन से देश नहीं, ये सभी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ताइवान। ठीक है, चीन जो है वो भारत की सीमा से सटे हुए हैं, बर्मा भी है, भूटान भी है, लेकिन ताइवान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो इसके डायरेक्टर जनरल थे ऑप्शन नंबर डी आंद्रे अंजावे। ठीक है, आंद्रे अंजोवे, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 50वां प्रश्न, किस राजनीतिक नेता, यहाँ पे होना चाहिए कौन से नेता ने, किस पॉलिटिशियन ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से लेकर के 2012 नामक जो ये पुस्तक है किसने लिखी है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी ने लिखी है ये पुस्तक। ठीक है, तो रिसेंट में जितने भी पॉलिटिशियंस ने अगर कोई बुक लिखी है, जैसे कि पी चिदम्बरम ने लिखी है, मनमोहन सिंह ने लिखी है, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की पुस्तक है, तो इन सभी पुस्तक को आपको याद रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 51वां, सूची 1 और सूची 2 को मेल करके बताना है आपको कि कौन सा जो आंसर है इसका सही आंसर है। एक तरफ दिया गया संवैधानिक प्रावधान, दूसरी तरफ दिया गया स्रोत, जैसे कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये किस स्रोत से लिया गया है? ठीक उसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसदीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो ये जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए वो आपको देख करके, कूट भाषा को देख करके आपको बताना है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसके लिए जो अगर हम सबसे पहले देखें तो मौलिक अधिकार है जो कि कहाँ से है, अमेरिका का अधिकार पत्र है। तो पहला का हो गया 4, ठीक है, ए का हो गया हमारे पास 4। अब बी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बी में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किससे संबंधित है, आयरिश संविधान से। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब बी का हमारे पास हो गया 3। उसके बाद अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है संसदीय सरकार, ठीक है, या फिर आप देख लें केंद्र राज्य संबंध। तो संसदीय सरकार या केंद्र राज्य संबंध अगर देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी का जो हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब बच गया हमारे पास सी, तो सी क्या हो जाएगा 1। तो अब हम देखेंगे कि ये 4 3 1 2 किस में है, 4 3 1 2 ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है 52वां प्रश्न, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? यानी पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है। जब एग्जाम हुआ था उस वक्त आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 52वें प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, राजीव महर्षि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? सर्क्रिक विवाद जो है, यानी ये जो विवाद है किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 54वां प्रश्न, निम्न में से
किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है? वर्ष 2040 तक पूछा गया है कि कौन सा देश है जो पेट्रोल और डीजल की कारों पर बिक्री जो होगी उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है, और ये कंट्री है फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप है जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया है? और ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन है आरंभ, दूसरा है सड़क, तीसरा है आभार या फिर चौथा है वाहन। तो करेक्ट आंसर होगा आरंभ। ये आरंभ ऐप जो है ये लॉन्च किया गया था सड़कों के रखरखाव के लिए। ठीक है, ये लॉन्च किसने किया था? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनकी राज्य सरकार ने जो योजना बनाई थी, एक कन्या श्री योजना, ठीक है, जो कि बालिका के लिए योजना थी, उसको जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है 2017 में। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सेवा पुरस्कार के द्वारा ये प्रदान किया गया, जो कि 62 देश यहाँ पर शामिल हुए थे, जिसमें से 62 देशों में से 552 परियोजना, 62 देश में से 552 परियोजना को शामिल किया गया था वहां पर, और उसमें से एक हमारे पश्चिम बंगाल की परियोजना को ये अवार्ड भी दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो प्रकाशित किया जाता है, चार ऑप्शंस हैं, यहाँ पर राइट आंसर होगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब यहाँ पर है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? 58वां क्वेश्चन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उर्वरक के लिए जाना जाता है। 58 का राइट आंसर क्या होगा? उर्वरक के लिए जाना जाता है। ये जो है ये कहाँ पर है? नांगल जो है पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पर है अगर पूछा जाए कई बार, तो ये रूपनगर जिला है पंजाब के अंदर, वहाँ पर है ये। और ये शहर जो है मुख्यतः भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड होता है, उसके अंतर्गत कार्य करता है, और इसीलिए यहाँ पर ये उर्वरक के लिए फेमस है नांगल। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? 2011 की जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन इस जनगणना से लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जनगणना से लेकर। तो बिहार के बारे में आपको एक एक चीज पढ़ना चाहिए, और देश के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिंगानुपात है, किस राज्य में कम रहा, किस राज्य में ज्यादा रहा। तो चलिए 59वें प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक रहा। अगला क्वेश्चन है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है, यह किस द्वीप में है? मोडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61वां प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए, लोकतंत्र के बारे में ये तीन कथन दिए गए हैं आपके सामने। इनमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान को सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है, और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो एग्जैक्ट सही है, कि जो कि 1 2 3 दिया गया है। ठीक है, तीनों ही कथन सही है। ठीक है, 1 2 3 क्या सही है? क्योंकि देखिए, लोकतंत्र जो है इसमें लोगों के द्वारा चुनी होती है, सरकार को चुना जाता है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन सही है कथन। दूसरा कथन जो दिया गया है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफी अधिक होती है। जनता अगर चाह ले तो जो वर्तमान समय में सरकार है उसको हटाया जा सकता है। तो ये कथन बताता है बिल्कुल सही है।
और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यानी एक वोट अगर किसी ने दिया तो वो एक ही काउंट होता है, एक से ज़्यादा कोई वोट नहीं कर सकता। तो तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? 62वां प्रश्न है और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? जैसे नीचे ऑप्शन दिया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। तीसरा जो ऑप्शन है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं। और चौथा है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उसको सकल घरेलू उत्पाद के सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो 62वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी याद रखिएगा, जीडीपी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट यानी एसडीआर की पेटिका में आती है? कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जिसको लैंग्वेज आपको देखने में काफी टफ मिल सकती है। जैसे 63वां प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आती है? और इस 63वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। पहला है यूएस डॉलर, दूसरा है जापानी येन, तीसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है ब्रिटिश पाउंड, और चौथा जो है वो है चाइनीज रेन मिबनी, ठीक है, मिम्बी, और यूरो जो है वो पांचवा है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी मुद्राएं दी गई हैं, ठीक है, ये सभी जो है वो ड्राइविंग राइट स्पेशल ड्राइविंग राइट यानी एसडीआर की पेटिका में आती है। चाहे वो यूएस डॉलर हो, जापानी येन हो, तीसरा जो ब्रिटिश पाउंड हो, या फिर चाइनीज का जो रेममिनबी है, उसके बाद जो पांचवा यूरो है, ये सभी जो है उस पेटिका के अंदर आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? 64वां प्रश्न है और इसका आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 64वें का बी, यानी पश्चिमी घाट। राइट आंसर क्या होगा? बी, पश्चिमी घाट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? पश्चिम घाट। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन की जब बात पूछा जाए कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है यानी आवश्यक है, तो विटामिन के होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? 66वां प्रश्न है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा यानी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इस मिट्टी को कहा जाता है लोएस मृदा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से जो सही कथन है वो आपको बताना है। अगर एक से ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 320 बीसी में, बीसी का मतलब होता है ईसवी पूर्व, तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आम्भी यानी तक्षशिला का जो राजा है उसने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। और इसके बाद है, सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई, तो ये गलत है। 332 के जगह पर यहाँ पर 323 बीसी होना चाहिए। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी, और तो इसलिए ये वाला कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 जो है वो यहाँ ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं इनका नाम है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 68वें प्रश्न का। और यहीं पर इस क्वेश्चन में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, 2011 में, ठीक है, 2011 में इस पुस्तक को इंग्लिश के श्रेणी में यानी अंग्रेजी की श्रेणी में साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इंग्लिश के लिए जो है इसी पुस्तक को दिया गया था, इंडिया आफ्टर गांधी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी
निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो उसकी जो लिस्ट है उसमें से कौन सा है जो इसमें से नहीं है? यहाँ पर रमन, संकीर्तन, बिहू, योगा। देखिए योगा जो है 2016 का जो योगा उसको शामिल किया गया था, तो ये भी है, ये भी है, ये है। तो बिहू जो है इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टोटल ऐसी 13 जो लिस्ट है, 13 सूचियाँ हैं। इस सूची में टोटल जो है वो 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को शामिल किया गया है, जिसमें से बिहू नहीं है, ये तीनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में जो नौजवान भारत सभा बनाई गई वो किसके थ्रू बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर होगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन का सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताबुल हिंद, ये 72वां प्रश्न है। किताबुल हिंद पुस्तक जो लिखी है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई है। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इक्विटास लघु वित्त बैंक, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 74वां प्रश्न है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा अंतरपौधीय साम्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 75 जो क्वेश्चन है इसमें है सुमेलित कीजिए। आपने सुमेलित करने वाले कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे। यहाँ पर एक साइड ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आयु लिखी है कि ये कौन सी आयु से संबंधित है। तो ब्रह्मचर्य के बारे में अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट का ए होना चाहिए, जन्म से 25 वर्ष। दूसरा है गृहस्थ जो कि 25 से 50 वर्ष है, ये भी इसके सामने ही है। वानप्रस्थ है, ये भी इसके सामने है। और संन्यास जो है वो 75 से 100, तो बिल्कुल आमने सामने है, इसलिए ए का 1, बी का 2, इस तरह से जो ऑप्शन हमको दिखेगा वो ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 76 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा पूछा गया है कि निम्न में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए निम्न में से किसको इस्तेमाल किया जा सकता है? संपीड़ित वायु सही है, स्प्रिंग सही है, बैटरी सही है, संधारित्र सही है। तो ये चारों किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी के बारे में आपको बताना है। ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत अधिक मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां प्रश्न, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? राजस्व में रैयतवाड़ी का जो प्रयोग किया गया था ये कब, ये देखिए रैयतवाड़ी की जब बात की गई है तो रैयतवाड़ी का जो शुरुआत है वो 1820 में किए गए थे। ये ईस्वी आप याद रखिए, रैयतवाड़ी की शुरुआत 1820 में की गई थी। अब यहाँ पर है कि राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर अलेक्जेंडर रीड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा शेल। शेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? और ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ सामने दिए गए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2017 के बारे में पूछा गया है कि ये किसने जीता है। ठीक है, और ये जीता है किसने? यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी गोल्डन चावल है क्या है? नीचे से आपको ये जो चार ऑप्शंस दिए गए इसमें से सही ऑप्शंस चुनना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं।
अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये पूछा गया, तो यहाँ पर राजीव कुमार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 83वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर जो है भारत का, ये किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और जब शक संवत की बात की जाएगी तो हमें पहला जो उसका जो पहला महीना होगा उस शक संवत का, वो चैत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर 84वां प्रश्न है, मानव रक्त पीएच साधारण कितना होता है? तो देखिए पीएच तो वैल्यू होती है 7.4, लेकिन ये 7.4 इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। इसमें भी रेंज नहीं करता है, इसमें भी नहीं करता है, इसमें भी नहीं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर मार्क करके रखेंगे कि क्वेश्चन सही नहीं है। अगर रेंज की बात करें तो नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7.35 से लेकर के 7.45 तक, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य के पीएच के रक्त के पीएच की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर रेंज नहीं करता है। अब अगर बात करें कि कई बार हो सकता है, एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद करा दूँ कि 6.8 से लेकर के 6.8 से नीचे पीएच वैल्यू नहीं हो सकता। अगर होता है तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो पीएच वैल्यू है वो 7.8 से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोशिकाएं जो है वो काम करना बंद कर देती हैं इस केस में, और यहाँ पर मृत्यु हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता रघुराम राजन है। रघुराम राजन जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर भी रह चुके, तो इसलिए ये पुस्तक के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक अर्थव्यवस्था, अच्छा एक बात आपको बता दें कि इस पुस्तक के अंदर आई डू व्हाट आई डू के अंदर विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन की जो बात है उसके अंदर भी चर्चा की गई है कि डीमोनेटाइजेशन के सपोर्ट में नहीं थे, वो उसको सपोर्ट नहीं करते रघुराम राजन, ये चर्चा इन्होंने की है इस पुस्तक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया आपके सामने, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्याज दर घटा देना चाहिए, ये नहीं होगा। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन एक यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तेज क्या है? तेज जो है एक, तेज आप सबने देखा होगा कि तेज एक ऐप है, लेकिन ऐप में भी कैसा ऐप है वो पूछा गया है। तो तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन था सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है NAFTA। NAFTA का सदस्य निम्न में से कौन है? तो कई देशों के यहाँ पर नाम आप देख रहे हैं, उनको समूह में लिखा गया है। तो यहाँ पर USA, कनाडा और मैक्सिको जो है, ये वाला ग्रुप जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, NAFTA के सदस्य हैं, ठीक है। अब इसमें 89 नंबर जो ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो NAFTA है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों मिलकर एक समझौता करते हैं, ठीक है। ये एक त्रिपक्षीय समझौता है क्योंकि 3 देश ये मिलकर ये समझौता करते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, किस मूलभूत अधिकार के अंदर रखा है? तो ये आर्टिकल पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर जो होगा आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसके अधीन है? अनुच्छेद 21 के अधीन है। तो इस 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पर कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसकी अवस्था अगर बदल गई एक बार तो ये वापस कागज में नहीं, अगर आपने कागज को जला करके राख कर दिया तो इस राख से वापस कागज नहीं बन सकता, इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि जल को आप अगर बर्फ में बदल देते हैं, ठीक है, तो बर्फ को फिर वापस आप जल में ला सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है।
लेकिन ये कागज का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? और ये किया है रिलायंस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो किस आईआईटी ने अपने संस्थान के अंदर एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई है? आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो स्थित है वो इंडोनेशिया में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और 96वां प्रश्न है ये, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा के बारे में आपने देखा होगा, इस वाले जो एग्ज़ाम में पूछा गया हड़प्पा से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हड़प्पा को ज़रूर आप याद रखें, हड़प्पा, लोथल, इस तरह की चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में पूछती है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस तरह से पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। वहाँ पर रावी नदी के तट पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO2 को हम लोग क्या कहेंगे रासायनिक रूप में? इसको कहेंगे पोटेशियम नाइट्राइट। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, कंजक्यूटा परजीवी, नेपेंथीज मांसाहारी, फंगस स्वपोषी। तो ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? गैसीय वायु प्रदूषण निम्न में से कौन सा नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर धुआं। तो देखिए ये भी गैसीय प्रदूषण है, ये भी है और ये भी है, तो जो नहीं है वो ये है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि सवाल में आपसे पूछा गया है कि कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, 100 नंबर आखिरी प्रश्न, ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा नामक जो ये कार्यक्रम है ये हरियाणा राज्य ने शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 100 वो सभी क्वेश्चंस को देखा जो आपके 12 मार्च 2018 में बिहार दरोगा यानी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था पिछले वर्ष। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इस तरह के पैटर्न को आप फॉलो करते हुए आने वाले 2019 के जो एग्ज़ाम हैं जो होने वाला है दिसंबर में, 22 दिसंबर को, उसके लिए आप तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।